नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे लेटरल एंट्री को, जिसको लेकर की सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक बार फिर से बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी कि लेटरल एंट्री प्रोसेस की काफी चर्चा हो रही है और इस पर सियासी घमासान भी हो रहा है। दरअसल कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियों ने लेटरल एंट्री को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें आपको कि तमाम सियासी पार्टियों ने 45 नियुक्तियों का विरोध किया है जो फिलहाल केंद्र सरकार ने की है। विपक्ष के विरोध के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के बयान दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष पर पलटवार ही किया है और कहा कि लेटरल एंट्री यानी कि सीधी भर्ती का विचार यूपीए के समय में आया था। यूपीए सरकार ने ही लेटरल एंट्री की अवधारणा को आगे बढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि ये सिस्टम भारत के बाहर भी है? और ऐसे में जानते हैं कि ये सिस्टम क्या है और किन देशों में लेटरल एंट्री का सिस्टम है और भारत में कब ये आया, इस पर हम जानेंगे। लेकिन विवाद क्या है, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 लोगों की नियुक्ति की है, जिस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया और राहुल गांधी ने भी बयान दिया। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। इसके अलावा तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहीं ना कहीं विरोध के सुर में बयान दिया है। आपको बता दें कि जब से लेटरल एंट्री का मामला गरमाया हुआ है, तब से लगातार इसके विरोध में सुर उठते रहे हैं। बार बार जब ये मुद्दा गरमाता रहा है तो सियासत के बीच में चर्चाओं में भी आता रहा है। लेकिन अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है लेटरल सिस्टम। अगर लेटरल सिस्टम की बात करें तो यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए सीधे उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है जिन पद पर आईएएस रैंक के ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। यानी कि इन सिस्टम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हो जाती है। इसमें निजी क्षेत्रों से अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट को सरकार के इन पदों में नौकरी दी जाती है और इस सिस्टम में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा नहीं लेता है और बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू के जरिए ही प्राइवेट सेक्टर का बंदा इस प्रकार की नौकरी हासिल कर सकता है। और बता दें आपकी कि प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट है उनकी नियुक्ति इन पदों पर की जाती है। इसी को हम सीधी भर्ती कहते हैं, जिसको लेटरल एंट्री भी कहा जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि किन देशों में है लेटरल सिस्टम। आपको बता दूं कि भारत के अलावा दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो लेटरल एंट्री से अधिकारियों की नियुक्ति को सपोर्ट करते हैं। सिविल सर्विस मैनेजमेंट के लिए मशहूर देशों में डायरेक्ट और लेटरल एंट्री सिस्टम है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके जैसे देश भी शामिल है। इसके अलावा अगर और देशों की मैं बात करूं या जिक्र करूं तो उसमें फ्रांस का भी नाम आता है, बेल्जियम का भी नाम आता है, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन जैसे देशों में भी ये सिस्टम लागू है, जिसमें लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि सीधी भर्ती की जाती है। जैसे अमेरिका में कई पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और यहाँ पर लेटरल एंट्री सिस्टम को परमानेंट एक पार्ट बना दिया जाता है। हालांकि आपको ये बता दूं कि अमेरिका का जो सिस्टम है सेम भारत में भी है। जैसा अमेरिका में लेटरल एंट्री का सिस्टम है, उसी प्रकार से भारत में भी उसी पैटर्न के आधार पर नियुक्ति की जाती है। अमेरिका में कई पदों पर इसके जरिए एंट्री होती है और अलग अलग एक्सपर्ट खाली पदों के लिए आवेदन करते हैं। हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक नए लेटरल एंट्री पायलट प्रोग्राम का ऐलान किया है और इस बार मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए ये स्कीम शुरू की है, जिसमें मिड लेवल फॉरेन सर्विस के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही। इसके जरिए ग्रेड पीएफ 03 और पीएफ 02 के अधिकारियों की नियुक्तियों की चर्चा है। फेडरल सिविल सर्विस में भी लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति होती है। इसके अलावा कनाडा में भी लेटरल एंट्री प्रोग्राम और एजुकेशन में भी कुछ कोर्स में सीधे एंट्री दिए जाने का प्रावधान है। अगर यूके की बात करें तो वहां के सिस्टम में भी लेटरल एंट्री के जरिए एससीएस संभव है, लेकिन अभी इनकी संख्या काफी कम है और यह जरूरी है कि लेटरल एंट्री लेने वाले उम्मीदवार को प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा अनुभव, एक्सपर्ट होना चाहिए। वैसे यूके और भारत में सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है, सिस्टम लगभग सेम है, एक जैसा है। अमेरिका में लेटरल एंट्री सिस्टम काफी कॉमन है और यहां तक कि वहां डिफेंस में भी, आपको बता दें, सुरक्षा रक्षा क्षेत्र में भी इसके जरिए नियुक्ति की जाती है। इसमें दूसरे देश के डिफेंस एक्सपर्ट को भी चुना जाता है
वहां भी भारत के यूपीएससी की तरह ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके जरिए की लेटरल एंट्री भी की जाती है। आपको बता दूं कि ऐसे कई देशों में इसे सिस्टम को शामिल किया गया है। इसके फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है, कुछ नुकसान है जिसका जिक्र भारत के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में तनुज दीक्षित जी है, जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, जिनसे हम जानेंगे कि लेटरल एंट्री भारत में कितना सही है, कितना गलत है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तनुज जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सबसे पहले आप दर्शकों को और मुझे भी समझा दीजिए कि जो पैटर्न भारत में है लेटरल एंट्री का, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, और अगर गलत है तो उसमें किन मुद्दों को और शामिल किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है? तनुज जी। देख देखिए मनीष जी, लैटरल एंट्री जो है जिसे हम पार्श्व भर्तियां के रूप में माने, ये बहुत ही एक अच्छा, अभी हाल ही में 17 अगस्त के दिन 24 मंत्रालयों में 45 पदों के लिए जो है भारत सरकार ने यूपीएससी के माध्यम से ये भर्तियां निकाली हैं। और ये अनुशंसीय प्रयास है। इससे पहले भी ये भर्तियां सन 2018 में भी सरकार द्वारा 37 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। हालांकि अब विपक्ष, क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा के चुनाव के बाद में काफी मजबूत है, तो अब आवाज भी काफी बुलंद है, इसीलिए हमको लग रहा है इसका विरोध हो रहा है। लेकिन मैं आपको इस एंट्री के बारे में पहले हम चर्चा कर लें, फिर इसके पूर्व में भी मैं ले जाता हूँ आपको। बिल्कुल। ये जो एंट्रीज होती हैं, इसके अंदर एक 15 इयर्स के आसपास एक्सपीरियंस वाले उस फील्ड के अंदर जिनको एक्सपीरियंस है, उनको ही उस डिपार्टमेंट में भर्ती दी जा रही है जिनकी इसमें जरूरतें हैं। अब आप देखिए, एक इसमें हालांकि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे विंग के ऑफिसर हैं यूपीएससी के, उनको इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक एक्सपर्टीज को ले रहे हैं उस फील्ड के, जो वाकई में उस अनुभव की पराकाष्ठा को परिपूर्ण रूप से रखता है, जो उसको अचीव करने में और डिपार्टमेंट को प्रगति कराने में मदद करेगी। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से समझें, राजनीतिक रूप से आप समझें, तो हमारे यहाँ पर कई सारे मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे उदाहरण हैं, जैसे जयशंकर जो हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर्ड हुए अधिकारी रहे हैं। हरदीप सिंह डंग जो कि हमारे यहाँ पर प्लानिंग इसके मिनिस्टर है भारत सरकार के। चाहे आप बात कर लीजिए अश्विनी वैष्णव जी की, जो कि रेलवे मिनिस्टर है। तो ये सब सर्विसेज से निकले, रिटायर्ड हुए, फिर इनको पार्टी पॉलिटिक्स में आए, और आज देखिए इनके डिपार्टमेंट के अंदर ये किस तरीके से काम करते हैं, जो इंसान को लंबे समय का अनुभव है। वहीं अगर हम बात करें एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की अजीत डोभाल जी की, तो आप देखिए अजीत डोभाल जी जो है वो भी, आज उनका कार्य अगर हम किसी और अन्य क्षेत्र के अधिकारी को देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी उस स्तर पे काम कर पाएंगे। बात यही है कि इंसान का जो अनुभव है, जो समय के साथ में उस क्षेत्र का, उसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, और यही जो है लेटरल एंट्री जो है, लेटरल एंट्री इसी चीज का एक नाम है। इसी को हम लेटरल एंट्री मानते हैं, चाहे पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे डिपार्टमेंट्स के अंदर हो, चाहे किसी भी एवज में हो। बिल्कुल मनीष जी। तनुज जी, कई एक्सपर्ट लेटरल एंट्री के फायदे भी गिनाते हैं और बताते हैं कि ये कैसे ये सिस्टम को और भी मजबूत करता है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि लेटरल एंट्री सिस्टम के सरकारी सेवाओं में एक्सपर्ट और अनुभव दोनों शामिल होते हैं इसमें। इससे कामकाज में और भी सुधार होने की उम्मीद है, और इससे कहीं ना कहीं एक नई सोच, नई दृष्टिकोण भी शामिल होता है। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी में दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ती है, ये कहीं ना कहीं एक्सपर्ट का कहना है। तो क्या अगर ऐसा है तो फिर इसका विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, अगर ऐसा है तो? आज विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हम बात करते हैं यूपीए की सरकार की, सन 2005 की। मैं आपको ले जाता हूं सन 2005 में एडमिन रिफॉर्म कमीशन, जो कि पैरेलल इसी तरीके की एक संस्थान है, उसका गठन किया था यूपीए की सरकार ने, एडमिन रिफॉर्म कमीशन का। और वो भी लेटरल एंट्री के लिए ही एक बनाया हुआ कमीशन था। खुद यूपीए अपने सरकार में, देखिए क्या है, राजनीति के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है मनीष जी, कि कोई भी अच्छा कार्य आप कर रहे हैं तो आपको तारीफ मिले, अगर कोई और वो कार्य को कर दे तो उसको बुराई मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सोच के साथ में विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर निश्चित रूप से चलाते रहा है। लेकिन लेटरल एंट्री यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर आई हुई एक योजना थी, काफी सारे उसपे कमीशन भी बनाया गया, लेकिन समहाउ वो इतनी इम्पैक्टफुल तरीके से उस समय नहीं आ पाई। 2014 में मोदी जी ने सरकार बनाई, 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री से 37 पदों की भर्ती की गई, और अभी हाल ही में 2024 में दूसरी बार, जब तीसरी बार मोदी सरकार आई है, तो हाल ही में
जो है उसमें 45 पदों पे 24 हम्म। विभाग मिनिस्ट्री के उसमें भर्ती निकाली गई है लेटर के द्वारा। जी। तनुज जी, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसा कि आपने यूपीए सरकार का जिक्र किया, तो 1972 का मैं आपको ले जाना चाहूंगा और फ्लैशबैक की हम बात कर लेते हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो साल 1972 में उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए नियुक्त किया गया था और 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था। ये एंट्री उनकी भी लेटरल एंट्री मानी जाती है, यानी कि यहाँ से शुरुआत निश्चित हम रूप से। माने। ये सबसे नायाब उदाहरण है। तो अगर ये नायाब निश्चित। उदाहरण है, और आप भी जानते हैं कि 1972 में कौन गवर्नर चला रहा था, कौन सरकार चला रहा था, तो उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। इस लिहाज से कांग्रेस को तो इंदिरा विरोध ही नहीं गांधी करना जी की चाहिए था। सरकार थी 1971 से उन्होंने जो है जी बिल्कुल। हम्म। नहीं, जी। इस लिहाज से तो कांग्रेस को विरोध ही नहीं करना चाहिए, उनको अपने। निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। और हम्म। देखिए, वही मनमोहन सिंह जी जो है देश के वित्त मंत्री भी के रूप में भी पदभार संभाल चुके हैं, हम्म। क्योंकि उन्हें फाइनेंस में अनुभव था। यही जो लेटरल एंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, विपक्ष जिस तरीके से रोजाना कोई मुद्दे लेकर के आता है, उसके पीछे जो तर्क है मुझे लगता है मजबूत तर्क नहीं है। और ये देखिए, लेटरल एंट्रीज में एक चीज वो बता दूं, कोई छोटे पदों की भर्ती नहीं होती है, ये बहुत क्लियर हो। इसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ऐसे ही बड़े पदों की भर्ती की जाती है। और ये अनुभव के आधार पे होने वाली भर्तियां होती है। और इनका जो टेन्योर होता है मनीष जी, हम्म। वो भी बहुत लंबा टेन्योर नहीं होता है। 3 साल से 5 साल के टेन्योर की ही ये भर्तियां हैं। और देखिए, यही एक इसकी प्लस पॉइंट भी है कि वो जब तक सरकार है तब तक वो चाहती है कि ऐसे अनुभवी विशेषज्ञों का फायदा जो है वो सरकार के उस विभाग में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम्म। वो ले, जिससे वो विभाग के अंदर और अच्छा इनपुट मिले और ठीक अच्छा है। विकास देश का और जनता का हो। ठीक है, जी। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा तनुज जी, क्या डेमोक्रेसी का कोई लिंक है लेटरल एंट्री से? जिस प्रकार से यहाँ पर डेमोक्रेसी को बीच में लाया गया, विपक्ष ने कहा कि ये डेमोक्रेसी ख़त्म करने की एक जरिया बन चुका है, और कहीं ना कहीं आरक्षण पर भी निशाना था कि आरक्षण पर आघात करने के लिए लेटरल एंट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बात तो ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या लिंक है डेमोक्रेसी का और लेटरल एंट्री का, और दूसरा, क्या आरक्षण इससे खत्म हो सकता है? क्या आरक्षण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप ये बताइए, ये भर्तियां कितनी इसमें निकाली, कितने कम, मेरे हिसाब से भर्तियां कोई बहुत 45। ज्यादा नंबर ऑफ भर्तियां नहीं है, मात्र 45। 45 भर्ती निकली हम्म। है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, हम्म। पहला। दूसरा, देखिए ये फिर वही बात है, इसमें हर जात के, हर समाज के लोगों को इसमें मौका मिला है, पहले भी मिला है, अभी भी मिल रहा है। इसके अंदर कोई तरीके के आरक्षण को इसलिए नहीं रखा गया है, क्योंकि देखिए, कोई एक्सपर्ट किसी जातिगत रूप से हो जरूरी नहीं, वो किसी भी जात का, किसी भी समाज का, भाई उसकी विशेषताओं के आधार पर उसका चयन, उसकी काबिलियत के आधार पर उसका चयन होना है। हम्म। तो वो तो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी श्रेणी का हो सकता है। तो हम्म। ये जो चीज है, ये वाकई में बहुत मैटर करती है कि आप जब भी इसमें भर्ती कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर विभाग के अंदर जिस एक्सपर्टीज के लिए जिस एक्सपर्ट को आप ले रहे हैं, सिलेक्शन करेंगे, वो उसमें 15 साल से ज्यादा उसको अनुभव है उस चीज का, हम्म। तभी आप उसको ले रहे हैं। और आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन आएगी, उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ एप्लीकेशन को आप ये मौका देने वाले हैं। हम्म। तो निश्चित रूप से ऐसा मुझे नहीं लगता। और देखिए, विपक्ष जो है वो तो आए दिन पीडीए के ऊपर अलग अलग दलीलें देता है, अलग अलग राजनीति करता है, और ये पीडीए फॉर्मूला वो चुनाव में लगाए। हम्म। लेकिन जहां पर इस तरह की भर्ती, देखिए उन्हें तो अग्निवीर से भी समस्या होती है। हम्म। तो हम तो ये कहते हैं, जब सरकार कोई भी अच्छी योजना जिसके तहत लोगों को रोजगार मिले, अच्छे लोगों की जरूरतों के साथ अच्छा कार्य किया जा सके, ऐसी कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट लेकर के आती है, हम्म। तो सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर होती है, जो हम आए दिन देखते हैं मनीष जी। नहीं, जी। उन्होंने एक और आरोप लगाए हैं। देखिए, उनका आरोप ये भी है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को इसमें दरकिनार कर दिया गया। और जैसा कि सरकारी सूत्र ये भी बताते हैं कि विरोध का झंडा बुलंद कर रही कांग्रेस ने ही यूपीए सरकार के दौरान में लेटरल एंट्री की अवधारणा को पहली बार पेश किया था। सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, जिनका नाम वीरप्पा मोइली था, उनकी अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का जब गठन हुआ था, यानी कि एआरसी आप भी जानते हैं, इसका उस आयोग ने पुरजोर समर्थन किया था वीरप्पा का मामला। और उसी मामले को आज जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस बात का आज जिक्र किया। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी तो इस बात का जिक्र कर रहे थे, जी। और जिक्र नहीं कर रहे थे, जी। फैक्ट बता रहे थे इसके। जी।
देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए हम्म। कि बेनिफिट्स क्या होंगे लैटरल एंट्री के, जो कि एक बार पहले भी हो चुकी 2018 में। ये हम्म। पहली बार नहीं है, ये अब 2024 में दूसरी बार लैटरल एंट्रीज होने जा रही हैं। और लैटरल एंट्रीज को इस तरीके से डिफाइन करना एक बहुत वो है, लेकिन फिर भी मैं कुछ फायदे आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी काम के अंदर उस स्पेसिफाइड नॉलेज को लेकर के आना, उस स्किल्स को लेकर के आना, जो कि ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट की सर्विसेज से बाहर का फ्रेमवर्क हो। ये बहुत एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो दायरा है, एक जो सीमित बक्सा है, उससे बाहर की सोच का वो व्यक्ति जो कि उस सोच को रखता है जो उसके पर्टिकुलर फील्ड से है। हम्म। साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो उनके अंदर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उस कार्य को लगातार काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, जिससे कि इसका सीधा प्रभाव सरकार पर हमको देखने को मिलेगा। हम्म। साथ ही साथ हम बात करें ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ की एक्सपर्ट्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट के लिए, ऐसे एकेडमियंस के लिए, गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो अपना योगदान जो है सरकार को दे सकें। ये एक बहुत बड़ा फायदा है एक आम नागरिक के लिए। हम्म। और साथ ही साथ इन छोटे से एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो फायदे हैं, एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस का, वो उनको एक अनुभव जो है इस दौरान दरमियान मिलेगा। तो हम्म। ये देखिए काफी सारे फायदे हैं लेटरल एंट्रीज के। और हम ये जानते हैं कि सारे फायदे जो है आने वाले समय में देश के विकास में, देश के आने वाले सरकार के विकास में, लोगों के विकास में निश्चित रूप से ये पूरा फायदा देंगे। और मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी भी रूप से ऐसी कोई ड्रॉबैक्स नहीं है जो हमको देखने को इसमें अंदर मिल रहे हैं। किसी का हम्म। एक्सपर्ट ओपिनियन लेना किसी भी बिल्कुल। तरीके की खामियाजा को भुगतने जैसा नहीं हो सकता है कभी। हम्म। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जी। हम थोड़ा-सा और फ्लैशबैक में चले जाते हैं, 1972 के पहले भी चले जाएँ, चलो 1966 की हम बात कर लें। 1966 में जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, कहीं न कहीं उसने भी इसमें सुधार की जो गुंजाइश थी, वो महसूस की थी। और जब पहला प्रशासनिक आयोग यहाँ पर हुआ, तो आप भी जानते हैं कि मोरारजी देसाई उस वक़्त 1966 में उन्हीं की सरकार थी और हनुमंतैया जो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। 1966 में उन्होंने पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया और उन्होंने भी कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत महसूस की थी। तो मुझे ये लग रहा है कि 1966 से पहले भी कहीं न कहीं नेहरू इसके समर्थक रहे होंगे, क्योंकि इसकी जब जड़ें जाएँ हम या और फ्लैशबैक में जाएँ, तो इसकी डिमांड पहले से उठने लगी होगी। तभी जो पहला प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ 1966 में, उसने उस बात को महसूस किया था और उस वक़्त भी संयोग से देखिए कांग्रेस की ही सरकार थी। देखिए मनीष जी, आज आज मैं इस मुद्दे पर ये नहीं बोलना चाहूंगा कि नेहरू जी के समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के समय क्या हुआ। आज हम नहीं, वो सारी फैक्ट की चीजों बता को रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे से, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, में जैसा कि मैं अश्विनी निश्चित वैष्णव रूप ने से बताया। कमीशन की बात कर रहा हूँ। हुँ। साथ-साथ मैं ये भी बता रहा हूँ, हम नहीं जानते कि उस समय कितनी लेटरल एंट्रीज हुई होंगी, हुँ। क्योंकि डिजिटल ज़माना नहीं था, मीडिया इतनी सक्रिय नहीं थी, लोगों को तक जानकारियाँ पहुँचती नहीं थी। बहुत से ऐसे काम होते थे जो अपने स्तर पे हो जाते थे। अब वो उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे हुँ। लगता है कि लेटरल एंट्री कोई नई चीज़ नहीं हो सकती। हुँ। काफ़ी सारे पदों पर कई सारी भर्तियाँ पहले भी हुई होंगी, और अब जो सरकार है अधिकृत रूप से उस भर्तियों को कर रही है। और ये एक प्रशंसनीय पहल है कि सरकार ने इसको अधिकृत रूप से करा। आज अगर मान लीजिए यही 45 जो भर्तियां हैं, अगर सरकार चाहती अपने अपने लोगों को सीधे भी बैठा सकती थी, सीधे भी भर्तियां कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हुँ। आज उसके लिए चयन बोर्ड का गठन होगा, चयन प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया यूपीएससी के माध्यम से होगी। उसके हुँ। बाद आदमी का जो है इंटरव्यू होने के बाद उसके एक्सपीरियंस के आधार पे सर्वश्रेष्ठ उसकी जो अभिरुचि है, जो उसकी एक्सपर्टीज है, उसके आधार पे उसको मौका दिया जाएगा। हुँ। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूप से जो है ये एंट्रीज होंगी। और निश्चित रूप से यही मुझे लगता है कि इसका जो कंपैरिजन है हम हुँ। प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, विपक्ष जिस तरीके से इसको दरकिनार करने में लगा हुआ है, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये तो खुद उन्हीं की तरफ भी उनके समय में भी एक 2005 में और 1972 में, 1966 में और भी कई मर्तबा हम अगर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से कई मर्तबा इस तरह की लेटरल एंट्रीज के भर्तियां हुई हैं। जी मनीष हुँ। जी। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा तनुज जी, क्या एक बार और फिर से प्रशासनिक सुधार होना चाहिए और क्या उसमें ये गुंजाइश होनी चाहिए अमेंडमेंट की कि उसमें आरक्षण या रिज़र्वेशन शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि विपक्ष की माँग है, जैसा कि तेजस्वी यादव की डिमांड है? क्या उसमें आरक्षण होना चाहिए? देखिए, ये तो जो निर्णय है, ये निर्णय पूर्ण रूप से सरकार का है, और अगर विपक्ष को इस निर्णय पे कोई आपत्ति है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। हुँ। फाइनल निर्णय जो भी होगा, वो सुप्रीम कोर्ट अपने इस पे तय करेंगी।
वहीं हम बात करते हैं, देखिए विपक्ष को हर चीज के अंदर, मैंने आपसे कहा पीडीए फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, आज अखिलेश यादव की आपने बात करी, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए 2022 में, हमने देखा कि पीडीए फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल करा और उसके आधार पे 105, पहले 107 थी, अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, 105 सीटों पर सपा के जो है विधायक मौजूदा स्थिति में है उत्तर प्रदेश में। देखिए वही वही सारी चीजें हैं, वही सारी बातें हैं मनीष जी, कि आपको जिस भी दरमियान जो भी चीजें लगती हैं कि आपको इसके अंदर चाहिए, तो या तो आप उसका कोशिश करिए, या फिर कोर्ट के माध्यम से आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करिए। हालांकि जो सरकार का सोच है, मैंने आपको फिर एक तर्क और फिर से एक बात में ध्यान दिला दूं कि कोई भी एक्सपर्टीज किसी व्यक्ति के अंदर अगर है, तो हम्म। जरूरी नहीं कि वो जातिगत रूप से ही हो, हम्म। वर्ग श्रेणी से हो, वर्ग विशेष से हो, वो किसी भी समाज का, किसी भी जात का, किसी भी वर्ग विशेष का, कहीं से भी हो सकता है। तो ये हम्म। तो उसकी काबिलियत है कि वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर वो एक्सपर्टीज रखता है, और जितने भी इसके अंदर आवेदन आएंगे उन सब में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हम्म। ये तो उसकी पर्सनल क्वालिटी होगी, जो भी व्यक्ति इस तरीके के पदों पर चयन होकर के आएगा। हम्म। जी मनीष जी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल जी, ठीक है। और आखिरी सवाल और चाहूँगा आपसे तनुज जी, जैसा नहीं नहीं कि कोई 2018 का आप ही ने ज़िक्र किया है कि 2018 में पहली बार मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री की थी। और जब ये आपको बता दूं कि जब ये 2018 में लेटरल एंट्री की थी, तो ये जो दूसरा प्रशासनिक सुधार था, उससे कहीं न कहीं प्रेरित था। और जब उन्होंने पहली बार इसका दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने साफ तौर पर तो कहा था कि जो दूसरा प्रशासनिक सुधार हुआ है, हम उससे प्रेरित होकर ये कर रहे हैं। तो सही तो है ये? पर इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें बिल्कुल विरोधाभास की गुंजाइश नहीं छोड़ी है ना उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, यूपीएससी का भी इतिहास ऐसा है कि पहले अलग अलग विंग्स की एग्जाम्स नहीं होती थी, हम्म। पर आज के टाइम में आप देखिए अलग अलग विंग्स मौजूद है। हमारे यहाँ आईएएस भी है, आईपीएस भी है, आईआरएस भी है, हम्म। आईएफएस भी है, आई एफएफएस भी है। देखिए क्या है, काफी सारे विंग्स है, ग्रुप ए है, बी है। देखिए यही चीजें हैं, सरकार को जब जब जो जो जरूरतें लगी, उनको लगा कि इस क्षेत्र से अलग डिफरेंशिएट करते चलेंगे, तो उसके उस श्रेणी में जो लोग फिट होते हैं, जो उस वर्ग को फिट करते हैं, वो लोग अगर ड्यूटी करेंगे पर्टिकुलर क्षेत्र वाले, तो शायद वो सरकार को, डिपार्टमेंट को और ताकत प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। वही सोच के साथ आज लेटरल एंट्री में जब कभी भी कोई उच्च वर्गीय अधिकारी की भूमिका तय होगी और वो भर्ती के माध्यम से जब आएंगे, तो विभाग को निश्चित रूप से उनका फायदा मिलेगा, जिससे डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, सरकार को एक संबल प्रोवाइड होता है, और अच्छे बेहतर कार्य कैसे किए जाए, इस सोच के साथ ही इसकी एंट्री हो रही है, और उसका फायदा जो है जनता को सीधा सीधा मिलेगा मनीष जी। जी, बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया तनुज जी, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए, दर्शकों को धन्यवाद। बताने के लिए। तो आपको बता दें कि लेटरल एंट्री पर अब घमासान मचा हुआ है। सिविल सेवा में लेटरल एंट्री का फंडा, जिसको लेकर कि विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने हैं। सरकार ने लेटरल एंट्री में 45 पदों में भर्तियां की, तो विपक्ष ने सरकार पर आरक्षण को खत्म करने के आरोप लगाए, एससी, एसटी और ओबीसी को गुमराह करने के आरोप लगाए। कहीं ना कहीं जब सरकार ने लेटरल एंट्री की है, तो उसका आधार बताया है कि यूपीए सरकार में भी लेटरल एंट्री होती थी, और ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार लेकर ही आई थी, जिस कॉन्सेप्ट पर ये आधारित है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो विरोध है, कितना सही है कितना गलत है, ये तो आपको ही तय करना है, आप ही इसको तय करेंगे। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।